बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान अपने आप को खुदा न खास्ता इस लड़ाई में फंसा सकता है। हमारे साथ क्या हो सकता है और सिचुएशन क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले इस जंग में वो मरहला आ गया जो बहुत ख़तरनाक है और ये नहीं होना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो खलीज है जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ये सारे ममालिक जो हैं इनके अंदर तेल है और ये तेल की दौलत से माला माल है। ये लोग आज अमीर हैं तो इस वजह से कि इनके पास तेल की दौलत है और तेल से इन्होंने बेशुमार पैसा बनाया है। अब तेल के कुएं अगर जलना शुरू हो जाएं तो ये पूरा रीजन जो है वो खंडरात में तब्दील हो जाएगा और वो जिस चीज़ का खतरा था वो हो गई और ईरान से इसका आगाज़ हुआ है और इराक के अंदर भी ये सिलसिला शुरू हो गया है। ईरान की जो ऑयल तनसीबात हैं उनके ऊपर शदीद तरीन हमला किया गया है। इसराइल ने दावा किया है कि 30 के करीब हमले किए गए हैं, यानी उनकी एयरफोर्स ने 30 के करीब बम मारे हैं और बहुत सारे जो ऑयल रिफाइनरीज और टैंकर्स इनके ऊपर अटैक किया गया है। ईरान ने कंफर्मेशन की है कि उनके 3 ऐसे डिपोज जहां पे वो तेल को स्टोर करते हैं वो तबाह हुए हैं और ऑयल रिफाइनरीज के हवाले से भी मुतजाद खबरें आ रही हैं। ये तो अगर नुकसान हुआ तो अरबों डॉलर का नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। और ईरान की ऑयल तनसीबात पर अगर हमला होगा तो ईरान इसका जवाब क्या देगा इसका भी आप अंदाजा कर सकते हैं। ये बहुत खौफनाक है। एक बात और आप अपने जहन में रखेंगे, ईरान ने इससे पहले एक धमकी दी थी और वो धमकी ये भी थी कि इसराइल की जो न्यूक्लियर साइट है जहां पे वो एटमी अपने मराकज़ उसने बनाए हुए हैं वो वहां पे भी उड़ाने की धमकी ईरान पहले दे चुका है। जबकि याद रखिएगा पूरे मिडल ईस्ट के अंदर तेल के कुएं हैं जिनसे अमेरिका भी फायदा उठाता है, इसराइल भी फायदा उठाता है। और अगर ये मामला उस तरफ चला गया तो पूरा इलाका जो है वो बड़ी हौलनाक पिक्चर उसकी आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। अब एक अमेरिकन तज्जियाकार हैं और ये साबिक फौजी भी हैं, ये डैनियल डेविस, ये डीप डाइव को इस वक्त लीड करते हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि इत्तलात के मुताबिक अब अमेरिका और इसराइल की जंग ईरान के तेल के बुनियादी ढांचे तक फैल रही है। ये वो कदम है जिसकी लिंडसे ग्राहम महीनों से वकालत कर रहे हैं, यानी वो पहले से खबरदार कर रहे हैं कि ये हो सकता है। अगर ये सच है तो इस बात का इम्कान बढ़ जाएगा कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई में इसराइल के तवानाई के अहदाफ को निशाना बनाए, या इससे भी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल ये होगी कि वो खित्ते में अमरीका के इत्तहादी खलीजी ममालिक की तेल की तनसीबात पर हमला कर दे। इससे जंग इस तरह फैलेगी जो आलमी तवानाई की सप्लाई में तोसी और देर पा तातुल का बायस बनेगी। ये इकदाम ईरानियों को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं करेगा, लेकिन इससे मशरिक वस्ता में तशद्दुद और इंसानी तकलीफ में बहुत इजाफा होगा। ये बात आप जहन में रखें नाजरीन कि ये आग से अब खेलना शुरू हो गया अमेरिका और इसराइल। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। ईरान को रोकने की वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि वो सरेंडर कर दे। सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया गया, इसके बावजूद ईरान ने सरेंडर नहीं किया। बच्चियां शहीद हो गई, लगभग 1,500 लोग ईरान में शहीद हो चुके हैं अब तक, इससे कुछ कम है, लेकिन ईरान ने सरेंडर नहीं किया। बड़ा शदीद उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान किया गया और अब जो उनके तेल के ज़खायर हैं उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। अगर जवाबी कार्रवाई में ईरान भी यही करता है इसराइल में या जहां जहां पे अमरीकी मफादात हैं, मिसाल के तौर पे इराक के अंदर उन्होंने अटैक किया और अमेरिकन वहां से निकले। इराक से जो अमेरिकन निकल निकल के जा रहे हैं वो सारे वो हैं जो तेल के कारोबार से मुंसलिक हैं। ये सारे वो लोग हैं जो इराक से तेल निकालने का काम कर रहे हैं और अमरीकी कंपनियां इराक से तेल निकालती हैं, उससे बहुत पैसा बनाती हैं। यही चाहते हैं कि वो सारे खत्ते का तेल उनके कंट्रोल में आ जाए और पैसा डायरेक्ट अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर जाए। यही उनका फॉर्मूला है हमेशा से। अब ईरान के उन्होंने जब ये वहां पे आग लगाई है और तबाही फैलाई है तेल के डिपोज पे और रिफाइनरीज पे, तो फिर ईरान ने इराक के अंदर ये किया है और अमेरिकन मफादात को नुकसान पहुंचाया। वहां पे कुछ कंपनीज के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर अटैक भी किया ईरान ने। अब मिडिल ईस्ट क्या इससे महफूज रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। सऊदी अरब ने कॉल करके बुलाया पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को। सऊदी वजीर दिफा खालिद बिन सलमान ने मुलाकात की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया उस स्टेटमेंट से यानी ये तासुर दिया कि हमारा और पाकिस्तान का एक दफाई मुआहदा है, तो अब टाइम आ गया कि पाकिस्तान आके अपनी ड्यूटी पूरी करे। अब दिफाई मुआहदा तो बड़ा सेलिब्रेट किया गया था सऊदी अरब में, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में, तो फील्ड मार्शल वहां पहुंच गए। अब उन्हें सऊदी अरब की बात माननी पड़ेगी।
क्यों माननी पड़ेगी, वजह मैं आपको बताता हूं। $6 अरब तो सीधा सीधा सऊदी अरब का हमारे कौमी खजाने में पड़ा हुआ है। हमारे रिजर्व के अंदर $6 अरब, जिसे हम बार बार वो करवाते हैं, रूल ओवर करवाते हैं, वो सऊदी अरब का पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास। और बार बार हम उनसे उधार तेल भी लेते हैं, उनसे इमदाद भी लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप बार बार जो लेते हैं। और एक दिन पहले सऊदी अरब ने यह भी खबर दी, उन्होंने बाकायदा खबरदार किया कि हम इमदाद बंद कर रहे हैं, क्योंकि आप इमदाद को गलत इस्तेमाल करते हैं, इस बात का खदशा है। तो आप पहले इस्लाहात करें। उसके बाद आर्मी चीफ को जाना पड़ा। पाकिस्तान इससे बाहर रहना चाहता था, लेकिन आर्मी चीफ को बुलाया गया, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से, फील्ड मार्शल साहब ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया था। उस वक्त जो लोग बात कर रहे थे उन्हें गद्दार कहा जा रहा था। देखें, जब खादमैन हरमैन शरीफैन का एक बड़ा मुकाम है सऊदी अरब के हुक्मरानों के पास, और उसका सारे एहतराम करते हैं। हिजाज मुकद्दस यानी मक्का और मदीना, इसकी हिफाजत के लिए दुनिया के सारे ममालिक और सारे मुसलमान इकट्ठे होंगे, चाहे वो ईरानी हो, इराकी हो, शामी हो, मिस्री हो या मिडल ईस्ट के रहने वाले हो, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वो मसला नहीं है। मसला यह है कि जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा किया आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश पे, तो क्या इसको पार्लियामान में डिस्कस किया गया? क्या इसके ऊपर बहस व मुबाहिसा हुआ? क्या यह देखा गया कि किन दुश्मनों से सऊदी अरब को महफूज रखना है? यानी अगर इसराइल से आपने सऊदी अरब को बचाना है या किसी और मुल्क से जो जारहियत करने के लिए आए, तो वो तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर दो बरादर इस्लामी मुल्क किसी वजह से आपस में लड़ पड़े, यानी सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे हैं और वहां से ईरान के ऊपर अटैक होता है, ईरान वापस उन अड्डों पर अटैक करता है। अब अगर दो मुल्कों के अंदर इस किस्म की सिचुएशन बन के लड़ाई हो जाए तो पाकिस्तान क्या करेगा? ये तो बहस ही नहीं हुई, इस पे तो बात ही नहीं हुई। और पार्लियामेंट से बाला बाला ये एक दिफाई मुआहदा कर लिया, तो अब जाकर इनको सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो क्या पाकिस्तान इस लड़ाई में अमली तौर पे उतर जाएगा? पाकिस्तान के पास रास्ता कोई नहीं। अगर सऊदी अरब कहेगा उतरो, तो फिर उतरना पड़ेगा, क्योंकि बड़े एहसानात हैं सऊदी अरब के पाकिस्तान के ऊपर, और वो हमेशा से हम पे एहसानात करते चले आए। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जिस मुल्क में काम करते हैं वो सऊदी अरब है। बहुत बड़ी तादाद में लेबर क्लास सऊदी अरब में काम करती है। वहां से ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजते हैं, रियाल आते हैं पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के हुक्मरान जो है, वो जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अभी रिलेशन बनाए, वो लिंक भी सऊदी अरब से जाकर मिलता है। तो फील्ड मार्शल गए और अब इनकार करने की गुंजाइश है नहीं। तो क्या अगर सुलह नहीं होती और मामला हल नहीं होते, क्योंकि DGISPR का भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जो है वो मार्केट में फ्लोट कर रहा है, और उसकी भी मुझे समझ नहीं आ रही, उसका सरपाव नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो सऊदी अरब कहेगा। बड़ी ऑड पोजीशन होगी पाकिस्तान की। अल जजीरा ने इसके ऊपर बाकायदा एक रिपोर्ट छापी है। अल जजीरा का यह कहना है कि पाकिस्तान फंस गया बीच में। दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं। देखिए, अगर पाकिस्तान इनमें से किसी एक की तरफ से भी लड़ता है तो पाकिस्तान में फिरका वारियत का बड़ा मामला हो जाएगा। यह शिया सुन्नी मामला पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, जिससे पाकिस्तान ने काफी हद तक जान छुड़ाई है। अब हमें इन दोनों मुल्कों के बीच में सुलह के लिए किरदार अदा करना चाहिए, ना कि एक फरीक बनना चाहिए। क्योंकि जो सऊदी अरब के वजीर दिफा है, बहुत मोहतरम है हमारे लिए, उनका जो एक स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक फरीक और ईरान को दूसरा फरीक बताया। तो टेक्निकली आप समझ जाएं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पार्लियामेंट से बाला बाला जो दिफाई मुआहदा किया सऊदी अरब के साथ, देखिए उन्हीं की ईमा पे हुआ ना। ये बेचारे तो कुछ भी नहीं है, किसी खाते में नहीं, ना 3 में ना 13 में। हुक्मरानों की तो औकात ही कोई नहीं है। पार्लियामान में आता तो अपोजिशन भी अपनी राय दे लेती, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। अब वजीर दिफा किधर है? देखिए, सऊदी अरब की जानिब से सऊदी वजीर दिफा बैठे, तो पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी वजीर दिफा भी बैठने चाहिए। और मैं एक और चीज नोट कर रहा हूं कि काफी अरसा हो गया है, लगातार जब जब आर्मी चीफ सऊदी अरब जा रहे हैं तो उनकी कोई नई तस्वीर मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं आ रही। मैं उम्मीद कर रहा था इस मौके पर जब वो जाएंगे तो उनकी तस्वीर जो आएगी वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ आएगी, लेकिन मैंने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ नहीं आई। उनके भाई हैं, उनके साथ आई है, खालिद बिन सलमान के साथ। तो ये एक अजीब चीज है। पाकिस्तान इसमें से कैसे निकलता है? मेरी तो दुआ है कि ये जंग खत्म हो जाए और पाकिस्तान किसी बड़े इम्तिहान से बच जाए। अब आ जाए ख्वाजा आसिफ, वजीर दिफा की तरफ। वजीर दिफा जो है वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है, खौफजदा है। एटमी ताकत का वजीर दिफा, वो क्या कह रहा है? वी विल बी टारगेटेड 1 by 1। हमें बारी बारी निशाना बनाया जाएगा, शिकार किया जाएगा, क्योंकि हमें इत्तफाक नहीं है, हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं है, हमारा अल्लाह पे एतकाद नहीं है। आज फलस्तीनियों और ईरानियों को मारा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। कल ग्रेजुअली ऑल विल फॉल प्रे टू मिशनरीज ऑफ ज़ायनिस्ट एंड देयर कॉर्ड्स। अब ये जनाब
ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जो ये सेहूनी गिरोह है उनका निशाना कल हम भी बनेंगे सारे। आज ईरानियों को और निशाना बनाया जा रहा है फ़लस्तीनियों को। ख्वाजा आसिफ सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, वो बात कह रहे हैं कि ईरानियों के साथ जुल्म हो रहा है, सेहूनी उनके ऊपर जबर कर रहे हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ वो स्टेटमेंट दे रहे नहीं, ईरान गलत कर रहा है, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान की बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। वजीर दिफा किधर है, उसको जाकर ये बात करनी चाहिए थी, लेकिन वजीर दिफा को बाईपास किया पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार होता है, ये बार बार होता है। हम हमेशा से ये होता हुआ देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासतदानों की किसी किस्म की कोई औकात नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया था ना, उसका टका के जवाब दिया है ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि ईरान ने माफी मांग ली, ईरान ने यह कह दिया कि जनाब हम दोबारा हमले नहीं करेंगे, और इस बात का वादा भी कर लिया, ईरान ने माफी भी मांग ली। ये सारे स्टेटमेंट दिए थे। अब इस पे ईरानी वजीर खारजा इराकची का बयान आया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना वो तो बहुत मारा हमने, और हम और बहुत ज्यादा मारेंगे, हम बड़े अटैक करेंगे। उसके बाद वो उनकी जो तेल की तनसीबात हैं, जो तेल था, ज़खायर थे, वो सारे उनको आग लगा दी। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था या स्टेटमेंट था, उसका जवाब आया। ईरानी वजीर खारजा इराकची ने कहा कि हमारे खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए हमारे सदर ने जिस खलूस और खुलेपन का इजहार किया, वो इस शर्त के साथ मशरूत था कि हमारे पड़ोसियों की फिजाई हदूद, सरजमीन और पानी को ईरानी अवाम पर हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ताहम सदर ट्रंप ने हमारी सलाहियतों, अज़म और इरादे का गलत अंदाजा लगाया, जिसकी वजह से यह कोशिश फौरन ही नाकाम हो गई। यानी यहां पे खित्ते में अमन होने लगता है, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट फिर आग लगा देता है। अगर मिस्टर ट्रंप तनाव में मजीद इजाफा करना चाहते हैं तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज तवील अरसे से हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है और इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान की जानिब से अपने दिफा के हक में की जाने वाली किसी भी जवाबी कार्रवाई की तमाम तर जिम्मेदारी अमरीकी इंतजामिया पर आयद होगी। ट्रंप की एक हफ्ते की गलत फहमी और गलत मुहिम जोई की वजह से जहां नौजवान फौजियों की जानों का ज़िया हुआ है, वहीं अमरीकी फौज को पहले से ही $100 अरब का माली नुकसान भी हो चुका है। मार्केटें दोबारा खुलेंगी तो ये अखराजात मजीद बढ़ जाएंगे और इसका बराह रास्त बोझ पंपिंग स्टेशनों के जरिए आम अमरीकी शहरियों पर मुंतकिल हो जाएगा। अच्छा, वो अब एक और खबर भी आई हुई है, वो उसका हवाला भी उन्होंने दिया ईरानी वजीर खारजा ने, और खबर आई है अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से। अमेरिका में ना 18 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो काम करती हैं अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़ेरे असर। खबर यह है कि ईरान में रजीम चेंज मुमकिन नहीं है। ये 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका रिपोर्ट आई है और ये खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है वाशिंगटन पोस्ट में, और वहां पे ये रिपोर्ट छप गई है। और भी कोई रिपोर्टें छपी हैं। 13 मिनट की एक वीडियो है, वो वीडियो उसके बारे में क्या है मैं आपको भी बताता हूं थोड़ी देर में। आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस्म के हकायक अब सामने आना शुरू हो गए हैं और अमेरिका में से सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि ये रिपोर्ट एजेंसियों की कह रही है कि ईरान के खिलाफ जंग हर सूरत में नाकाम हो जाएगी। मिस्टर ट्रंप के एलची को भी खबरदार किया था कि जंग शुरू करने से पहले उनकी सौदेबाजी की पोजीशन बेहतर नहीं होगी। सवाल यह है कि क्या ये बातें सदर तक पहुंचाई गई थी। उन्होंने कहा जी कि सदर ने मशरिक़ वस्ता में एक दलदल में खुद को और अपनी फौज को फंसा दिया है और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का कंधा इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को जंग के अंदर धकेल दिया है। ये इस किस्म का इनका स्टेटमेंट है, इन्होंने जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। अब आ जाए नाजरीन उस 13 मिनट की वीडियो की तरफ। ये अमरीकी वजारत खारजा के दफ्तर के साबिक सरबराह हैं और इनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया है और जो तफसीलात इन्होंने बताई हैं वो बहुत हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि मैंने सुबह 13 मिनट की एक वीडियो देखी, CNN से नहीं बल्कि इसराइल के अंदर से एक हकीकी वीडियो मैंने देखी जो मीडिया पे भी नहीं आई। ये बिल्कुल वादे था कि इसराइल शदीद हमलों की जद में है। मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू 90% वक्त जहाज के अंदर ही गुजारता है और मुसलसल प्रवास करता रहता है। वो मैदान जंग से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि सबसे बड़ा हदफ वो खुद है। साथ ही उन्होंने बताया कि तिल अवीव इंतहाई शदीद और मुसलसल हमलों की जद में है। ये कोई लहर या वक्फे से होने वाला हमला नहीं है, मगर लगातार मुसलसल तौर पे बेरहमाना हमले हो रहे हैं इसराइल के ऊपर। मजीद ये कि इस 13 मिनट की वीडियो के आखिरी हिस्से में यह देखा जा सकता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है इसराइली फिजाई दिफाई मिसाइलों की फायरिंग कम होती गई है और आखिर में आखिरी 60 सेकंड में कोई इसराइली दिफाई मिसाइल फायर नहीं हुआ। ईरानी मिसाइल सीधे दाखिल होकर अपने अहदाफ को निशाना बना रहे थे जो वीडियो के अंदर उसने देखा। देखिए, ये बात एक हकीकत है।
पहले आप नेतन्याहू का दावा सुन लें, फिर ये हकीकत मैं आपके सामने रखता हूं। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के सरकारी मराकज, जौहरी तनसीबात, कमांड सेंटर्स और फौजी अड्डों को तबाह कर दिया। इसके अलावा असला फैक्ट्रियां, मिसाइल डिपो और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बना दिया। ये नेतन्याहू ने कहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बहुत सारी जगहों पे डिकॉयर्स लगाए हुए हैं ईरानियों ने। ये लोग हैरान हो रहे थे, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये हवा भर के खड़ा कर देते हैं हेलीकॉप्टर को, जहाज को, टैंक को, और मुख्तलिफ जगहों पे फैला देते हैं। तो दुश्मन ये समझता है कि जनाब ये तो नीचे वो इनका असलहा है, इनके जहाज हैं, इनके टैंक्स हैं, इनके हेलीकॉप्टर हैं, इनको तबाह करो। वो ऊपर से महंगे महंगे मिसाइल मारते रहते हैं और फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता। वो $1000 का भी नहीं होता, $1000 का भी नहीं होता। ये चाइना बेशुमार बनाता। चाइना की एक छोटी सी फैक्ट्री रोजाना 1000 बना सकती है। बस इसके अंदर आपने हवा भरनी है एक मशीन के जरिए से, और 2 मिनट के अंदर आपका बेहतरीन तैयारा ज़मीन पे खड़ा होता है। और किसी भी सैटेलाइट में, किसी भी जहाज़ पर से देखने में, किसी भी सिस्टम से आप देखें तो आपको ऐसा ही लगता है कि जैसे वो नीचे जहाज़ है या हेलीकॉप्टर है या टैंक्स खड़े हैं या दिफाई निज़ाम है या जो भी है। वो ईरान ने डिकॉयर्स लगाए, उनके ऊपर बार बार अमेरिका अटैक करता है। कई जगहों पे तो ज़मीन पे पेंट कर दिया उन्होंने। अमेरिका वहाँ पे अटैक करता है, पता चलता है कि वो तो जाली था, और बहुत महंगे मिसाइल वहाँ पे बरसा के वो निकल जाते हैं। नाज़रीन, ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह अली लारंजानी ने एक दावा किया है कि उनके पास ये रिपोर्ट्स हैं कि अमरीकी फ़ौजी कैद किए गए, यानी उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ उन्होंने खुद दावा किया, कुछ उन्होंने कहा जी मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं। तादाद उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि अमरीकी फ़ौजी गिरफ्तार किए गए हैं। अगर ऐसा है तो आपको आने वाले दिनों में इसकी वीडियो नजर आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करूं कि जहां ईरान ने यह कहा था कि हम अरब ममालिक के ऊपर अटैक नहीं करना चाहते, हम मादरत चाहते हैं क्योंकि हमें अटैक करना पड़ता है उस वक्त जब उनकी सरजमीन से हम पे अटैक होता है, तो गुज़िश्ता रात को दोबारा ईरान ने अटैक किया है। अब रात को लेट नाइट ये इंफॉर्मेशन आई कि ईरान ने बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और इराक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए। ये हमले उन बेसिस के खिलाफ किए गए जो गुज़िश्ता शाम ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए थे। जो अड्डे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए उनके ऊपर उन्होंने वापस अटैक कर दिया। अब देखें ना, इन अरब ममालिक की सूरत हाल ये है कि ये अमेरिका को मना कर नहीं सकते, इसराइल को रोक नहीं पा रहे। वो यहाँ से अड्डे इस्तेमाल करते हुए ईरान पे अटैक कर रहे हैं। उधर से ईरान वापस अटैक करता है तो ये माइंड करते हैं कि जी हमारी सरजमीन पे अटैक क्यों हो रहा है। ये बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। अब इसमें पूरा रीजन जल के खाक हो सकता है अगर होश के नाखून इन लोगों ने ना लिए। अमेरिका तो वापस चला जाएगा अपने फौजी लेके, अपने बहरी जहाज लेके। खंडर तो ये इलाका बन जाएगा, नुकसान तो इस इलाके का हो जाएगा। आज यूएई से बेशुमार बिजनेसमैन वो निकलना चाहते हैं, लोग अपना पैसा निकाल के भाग रहे हैं। एक एक फ्लाइट का लोग 2-2, $2.5 लाख भी दे रहे हैं कि हमें यहां से किसी तरह निकाल दो। लोग निकलना चाहते हैं फौरी तौर पे। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने चढ़ाई कर दी बरतानिया के ऊपर। हैरत अंगेज लग रहा है ना आपको? इनके बड़े जबरदस्त ताल्लुकात होते थे, बरतानिया सबसे मजबूत इत्तेहादी था। ट्रंप ने कहा द यूनाइटेड किंगडम आवर वंस ग्रेट अलाई मे बी द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, यानी हमारा सबसे बेहतरीन और अजीम साथी था बरतानिया। उसने कहा जी फाइनली उसने बहुत संजीदगी से सोचने के बाद 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है मिडिल ईस्ट में भेजे हैं। दैट्स ओके प्राइम मिनिस्टर स्टेमर, ठीक है वजीर आजम स्टेमर, वी डोंट नीड देम एनी लॉन्गर, हमें उनकी जरूरत नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया लंदन को, बरतानिया को। यानी बरतानिया ने यहां से हथियार भेजे और अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसे याद रखेंगे। वी डोंट नीड पीपल दैट ज्वाइन वॉर आफ्टर वी हैव ऑलरेडी वन। हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है उस वक्त जब हम ऑलरेडी जंग जीत चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। देखिए बाकी ममालिक, चाहे यूरोप है चाहे बरतानिया है, ये और भी बहुत सारे मुल्क हैं, वो इस लड़ाई में क्यों नहीं उतर रहे? वो सारे ये जानते हैं कि इंसानों ने जितने खतरनाक हथियार बना लिए दूसरी जंग अजीम के बाद, और जिस तरह रशिया और चाइना साथ खड़े हैं ईरान के, ऐसी सूरत हाल में अगर वो इस जंग का हिस्सा बनेंगे तो उनके मुल्क के ऊपर भी इसका रद्देअमल आएगा। और वो एक ऐसी जंग शुरू नहीं करना चाहते जिससे पूरी की पूरी इंसानियत तबाह हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप का मसला और है, उनका पूरा का पूरा करियर और हर चीज दांव पे लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप या तो ऐवान सदर में रहेंगे या जेल में जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। उनका मुआवजा तो पक्का है, वो अपने मुंह से कह चुके हैं मेरा मुआवजा होगा। और मिड टर्म इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के इम्कान है ही नहीं, बहुत बुरे हालात हैं। वो न्यूयॉर्क का मेयर नहीं जीत सके, ममदानी वहां पे इलेक्शन जीत गए। तो डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन तो समझ आ रही है। नेतन्याहू भी मुजरिम है,
उनके ऊपर इसराइल के अंदर भी मामला आता है। वो चाहते हैं उनको सदारती माफी मिल जाए, उसके लिए वो सिफारिशें भी करते रहते हैं। तो इनके हालात बड़े पतले हैं। इनकी लड़ाई तो समझ आ रही है, लेकिन यूरोप और बरतानिया अपने आप को इस हलाकत में डालना नहीं चाहता, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जितने खौफनाक हथियार इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं वो पूरी दुनिया को आग लगा देंगे। अब नाज़रीन, एक आखिरी खबर मैं आपको देता हूं, और ये भी पाकिस्तानी हुक्मरानों की ढिठाई और बेशर्मी है। पाकिस्तान का जो वजीर आजम है और जो उनकी टीम है, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि आलमी सतह पे सारे मुल्कों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसलिए हमने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब मैं आपके सामने हकायक रखता हूं मुल्कों के साथ साथ कि जंग से पहले और जंग के बाद किस किस मुल्क में पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी है। पाकिस्तान में 266 से 321 तक पहुंची है, यानी ये जंग से पहले और जंग के बाद एक हफ्ते का डेटा है। इंडिया में 1 रुपया भी कीमत नहीं बढ़ी। बांग्लादेश में 5 रुपए कीमत बढ़ी है, यानी 125 का था 130 का हो गया। अफगानिस्तान में कीमत नहीं बढ़ी, उतने का ही है। नेपाल में 4 रुपए कीमत बढ़ी है, 186 का था 190 का हो गया। श्रीलंका में 365 का था, ये श्रीलंकन पैसे हैं, 370 का हो गया, यानी 5 रुपए वहां पे बढ़े हैं। तुर्की में 41 लीरा का था, 43 लीरा का हो गया, यानी 2 रुपए उनके बढ़े हैं। और ईरान के अंदर जो है वो बहुत ही थोड़ी सी कीमत बढ़ी है। सऊदी अरब में बहुत माइनर थोड़ी सी, यानी डॉलर्स के अंदर अगर आप लें तो सऊदी अरब में 0.62 डॉलर के ऊपर मिलता था, 0.66 डॉलर पे मिल रहा है। यूएई में भी बहुत ही कम कीमत बढ़ी है। इसी तरह से चाइना के अंदर ना होने के बराबर बढ़ी है। यूके के अंदर 1.78 अमेरिकी डॉलर, अब ये पहुंची है 1.85 अमेरिकी डॉलर, बहुत ही माइनर सी। जर्मनी के अंदर 1.82 से 1.89, बहुत ही मामूली सी, यानी पाकिस्तानी रुपयों में चंद रुपए बनते हैं, चंद रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपयों में, अगर आप इसका अंदाजा लगाएं तो। जबकि अमेरिका के अंदर 0.85 डॉलर, यानी $1 से कम में पहले मिलता था, अभी भी $1 से कम में मिलता है, 0.90। यानी इन सब ने जो कीमत बढ़ाई 5 से 10 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, 5 से 10-12 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इन सब ने जो कीमत बढ़ाई है अपने अपने मुल्कों में, और हमने कितनी बढ़ाई? 55 रुपए। बाकी दुनिया की निस्बत 5 गुना ज्यादा पैसा हमने वसूल किया पाकिस्तानियों से। ये फैक्ट, ये फिगर तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जंग से पहले और जंग के बाद। ये कौम को बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे इन्होंने 8 फरवरी 2024 को आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर कौम को बेवकूफ बनाया और पूरे के पूरे मैंडेट पे डाका डाल दिया, बिल्कुल वैसे ही ये फिर कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन कौम की आंखें खुल गई हैं, हाथ नहीं खुले अभी। जिस दिन लोग बाहर आएंगे ना, उस दिन पता चलेगा।